हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट हर इंडियन सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो इन राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सके। तो अब सवाल आता है, सिटीजन के फंडामेंटल राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी पब्लिक वेलफेयर, नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, और आज हम बात करेंगे इन्हीं एक्सेप्शंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 31A के बारे में। एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। तो दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि आर्टिकल 31A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, जो कुछ स्पेशल लॉज को प्रोटेक्शन देता है ताकि उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जैसे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पर चैलेंज ना किया जा सके। ये उन लॉज को जुडिशियल चैलेंज से बचाता है जो लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस आर्टिकल के तहत कौन से 5 मेजर एरियाज को कवर किया गया है। तो आर्टिकल 31 के तहत प्रोटेक्टेड लॉज की 5 कैटेगरीज हैं: एक्विजिशन ऑफ स्टेट बाय द स्टेट, स्टेट टेक ओवर ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, एमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर राइट एंड एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। यानी कि आर्टिकल 31A स्टेट के कुछ खास इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म को प्रोटेक्शन देता है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और बिजनेस पर गवर्नमेंट के कंट्रोल से जुड़े लॉज आते हैं। पहला, जब सरकार किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्वायर करती है तो उस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर स्टेट किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस का सिर्फ मैनेजमेंट कंट्रोल लेती है बिना उसका पूरा मालिक बने, तो भी यह प्रोटेक्टेड होता है। तीसरा, जब 2 या ज़्यादा कॉरपोरेशन मार्ज या रिस्ट्रक्चर होते हैं तो ये भी जुडिशियल रिव्यू से बचा रहता है। चौथा, अगर शेयर होल्डर के राइट मॉडिफाई या ख़त्म किए जाते हैं किसी रिफॉर्म के तहत, तो ये भी आर्टिकल 31 के अंडर आता है। पांचवा, जब सरकार माइनिंग लीजेस को मॉडिफाई या कैंसिल करती है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग हो, तब भी ये लॉ चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन सभी केसेज में फंडामेंटल राइट का वायोलेशन का एक्सक्यूज देकर लॉज को कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, जुडिशियल रिव्यू स्टिल अप्लाइज अनलेस अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट and it ensures compensation when the state acquires land within statutory limit। यानी कि आर्टिकल 31A स्टेट के कुछ खास लॉज को जुडिशियल चैलेंज से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू तब तक अप्लाई नहीं होता है जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल ना मिली हो। इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ स्टेट के लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो उस पर कोर्ट रिव्यू कर सकती है जब तक उस पर प्रेसिडेंशियल एसेंट ना मिल जाए। साथ ही अगर स्टेट किसी की लैंड एक्वायर करती है तो स्टेचुटरी लिमिट के अंदर कॉम्पेंसेशन देना जरूरी होता है ताकि लैंड ओनर्स को पूरा नुकसान ना हो। ये प्रोविज़न इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल रिफॉर्म को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। स्टेचुटरी लिमिट का मतलब है वो रेस्ट्रिक्शन या बाउंड्री जो लॉ के अंडर डिफाइंड होती है। जब सरकार लैंड एक्वायर करती है तो कॉम्पेंसेशन देना जरूरी होता है, लेकिन उसका अमाउंट लॉ के हिसाब से फिक्स्ड होता है, ना कि आर्बिट्रेरी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे आर्टिकल 31B के बारे में। एंड आर्टिकल 31B इज अबाउट वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल 31B प्रोटेक्ट्स लॉज
इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग इनवैलिडेटेड ऑन फंडामेंटल राइट वायलेशन। यानी कि आर्टिकल 31 भी ये कहता है कि जो लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये प्रोविज़न इसलिए बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई वेलफेयर पॉलिसी लाती थी तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता था। 9th शेड्यूल ने इंश्योर किया कि इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जुडिशियल हर्डल से बचाया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट इस पावर का मिस यूज करने लगी। गवर्नमेंट अपनी मर्जी के लॉज 9th शेड्यूल में डालकर उनको इम्यून बना लेती थी। एंड ड्यू टू दिस रीजन इन 2007 इन LR कोहेलो केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर 9th शेड्यूल लॉज, दे मस्ट नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट और द बेसिक स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के इसी बिहेवियर के वजह से 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जो लॉज 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करते हैं। एंड दिस आर्टिकल हैज ब्रॉडर इन स्कोप देन आर्टिकल 31A। यानी कि आर्टिकल 31B का स्कोप आर्टिकल 31A से ज़्यादा वाइड है क्योंकि ये 9th शेड्यूल में एडेड किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन देता है चाहे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। हमने आर्टिकल 31A के तहत देखा था ये सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लॉज को प्रोटेक्ट करता है जैसे लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन, माइनिंग लीजेस etc। लेकिन आर्टिकल 31B के अंडर जो भी लॉ 9th शेड्यूल में ऐड हो जाता है उसे कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का वायलेशन ना हो। इसी वजह से आर्टिकल 31B का स्कोप आर्टिकल 31 से ज़्यादा माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 31C के बारे में। एंड आर्टिकल 31C इज अबाउट सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दिस आर्टिकल इज इंसर्टेड बाय द 25th Constitutional Amendment Act in 1971. And according to this, laws implementing directive principles such as Article 39 Clause B and Clause C cannot be challenged for violating Article 14 and Article 19। यानी कि आर्टिकल 39C ये कहता है कि अगर कोई लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 क्लोज बी और 39 क्लोज सी को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के वायलेशन के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहता था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है लेकिन कई बार उनको इम्प्लीमेंट करने में फंडामेंटल राइट ऑब्स्टेकल बन जाते थे। इस आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन प्रोटेक्टिंग सच लॉज फ्रॉम कोर्ट चैलेंज इज इनवैलिड एज पर केशवानंद भारती केस 1973। यानी कि केशवानंद भारती केस 1973 के मुताबिक आर्टिकल 31C के अंडर किसी भी लॉ को पूरा कोर्ट चैलेंज से बचाना इनवैलिड है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। पहले आर्टिकल 31C DPSP बेस्ड लॉज को फंडामेंटल राइट के चैलेंज से प्रोटेक्ट करता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है इसलिए कोर्ट किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अब इस आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन बियॉन्ड आर्टिकल 39 क्लोज बी एंड आर्टिकल 39 क्लोज सी बट दिस वाज इनवैलिडेड इन मिनर्वा मिल केस 1980। यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसका स्कोप बढ़ा दिया था। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद हर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए फंडामेंटल राइट को इग्नोर किया जा सकता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस 1980 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बैलेंस जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया जो मेनली लैंड रिफॉर्म, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जुडिशियल हर्डल से बचाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन करने के लिए इंश्योर किया कि गवर्नमेंट इन प्रोविजंस का मिसयूज ना करे।
आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।